बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल आसार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त वफाकी हुकूमत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किसी तरीके से नाअहली की जो तलवार लटक रही है वो उसके सर में घोंप दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन जो उनके मुंतखब अराकीन थे उनको नाअहल करवा दिया जाए और ये नाअहली अगले 4 साल तक रहे, यानी वो आम इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें। इस हवाले से बेशुमार कानूनी टीम से मुशावरत करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि केस मजबूत है और इसी केस को आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब PTI ये मौक़िफ़ रखती है कि किसी माई के लाल में ये ज़रूरत नहीं है कि वो इमरान खान को नाअहल करवाए। बातें ये हो रही हैं कि अगर गिरफ्तारियाँ भी होती हैं या नाअहली के लिए कोशिश की जाती है तो ये खाम ख्याली है वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। इस वक्त अवामी हिमायत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है वो अवामी हिमायत ही जो है वो एक ऐसा दबाव का घेरा बनाएगी जिससे वफाकी हुकूमत एक कदम पीछे हट जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत की अब तक की प्लानिंग जो है उस पर एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो सकता है, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। साहब, तहरीक इंसाफ के जलसे से क्या आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत खौफ का शिकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासिर, मैं आज इस जलसे के हवाले से आपको बड़े अहम इंकशाफात करने लगा हूँ कि क्या इस किस कदर खौफज़दा है और क्या प्लानिंग हो रही है। ये प्लानिंग ना तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है ना किसी और के, बल्कि ये प्लानिंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती मुझे नज़र आ रही है, जो मुझे नज़र आ रहा है। यासिर, 3 अगस्त को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसको कहा जाता, जो आपको पता है कि 1 माह पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहा कि हम परेड ग्राउंड में अपनी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे 13 अगस्त को। तो उन्हें कह दिया गया जी आप यहाँ पे 3 अगस्त को उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। जैसे ही इमरान खान ने ऐलान किया और कप्तान के ऐलान के बाद वहाँ पे राना सनाउल्लाह का ये चला कि अगर किसी ने जलसा करना है तो परेड ग्राउंड में कर सकता है। आपको पता है ये एक बयान चला। उसके बाद आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान देखें, एक बड़ी जमात है, उनका मजमा भी एक बहुत बड़ा मजमा होता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी आज ये ऐलान कर दिया है कि वो भी 13 तारीख को ही जलसा करेंगे और उनका जलसा फैज़ाबाद पुल पे होगा, फैज़ाबाद पे होगा। वहाँ पे स्टेज बनेगा। फिर आपको समझ सकते हैं कि क्राउड तो वो भी बहुत बड़ा इकट्ठा करते हैं यासर। अब फैज़ाबाद में अगर एक जलसा हो रहा है, वहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, इर्द गिर्द उन्हीं के लोग मौजूद हैं, तो दूसरे लोग जो पूरे पंजाब से आ रहे हैं, जो KPK से आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद दाखिल हो रहे हैं। फैज़ाबाद से गुजर के जाना है, बहुत से काफिलों ने फैज़ाबाद तक रूट बन जाता है वो। तो मुझे बताएं, क्या इससे दोनों इतराफ़ में कोई फड्डा नहीं होगा? ना चाहते हुए मेरे पास इतला ये है कि बाकायदा पहले तो ये कोशिश की जाएगी, ये कहा जाएगा कि जनाब ये इन दोनों जमातों को हम जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे और इसी बुनियाद पर हो सकता है वो अदालत में भी चले जाएं और अदालत में जाके हुकूमत कहे कि जनाब इन दोनों को रोके, नहीं तो कोई बड़ा मसला हो सकता है। एक तो ये बुनियाद बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, फिर कुछ हो सकता है कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल कर दिए जाएँ जो इन दोनों जमातों के दरमियान वहाँ पर फड्डा करवा दें, यानी आने वाले जुलूस जो है यासर उनका रूट्स पे कोई फड्डा हो जाए, नारेबाजी से कोई हो जाए, यानी ना तहरीक इंसाफ करेगी ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान करेगी, लेकिन कोई तीसरी कुव्वत अगर इसमें आके ये करवा देती है तो नुकसान किसका होगा, तमाशा किसका बनेगा? आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या है। तो इस सारे सिनेरियो में तो ये एक ये साजिश में आपको जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो मेरे पास है, कि ये एक बड़ी खौफनाक साजिश जो है इस पर काम हो रहा है। ना इसका इल्म तहरीक इंसाफ को है, ना इसका इल्म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को है, लेकिन जो साजिशकार हैं उनके इस बात का इल्म है। अब आ जाते हैं कि जलसे से घबराहट तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये इस पे हो रहा है। दूसरी बात ज़हन में रख लीजिएगा यासर, बेशक वो पहली बात यह है कि केस कैसे मजबूत है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आज तक मुझे कोई एक ऐसी मिसाल बता दें कि जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं केस नहीं मजबूत। अगर केस मजबूत होता तो आज सूरत हाल बिल्कुल चेंज होती। अगर केस मजबूत होता तो एक दिन में 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसें ना होती।
अगर केस मजबूत होता तो 20-20 वकला की टीम सुबह से लेकर शाम तक सर जोड़ के ना बैठती। अगर केस मजबूत होता तो आधी आधी रात तक जो है आजकल खुफिया तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस ना खुलता। अगर केस मजबूत होता तो इतनी तगदो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने FIA को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, आपने हर एजेंसी को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई केस मजबूत है, 1 2 3 करें, ख़त्म करें। केस मजबूत नहीं है। आज जो तहरीक इंसाफ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्कूटनी के हवाले से और मुस्लिम लीग नून की स्कूटनी के हवाले से, आप अगर उस डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो वो केस तो ज़्यादा मजबूत है। आप वो किसी भी अदालत में चले जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन को बुला लेते हैं किसी अदालत में, तो वहाँ पे जाके जब वो सारी चीज़ें आती हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। तो ऐसा मामला नहीं है यासर। अब मामला ये हो गया हुआ है। असल बात जो है वो असल बात तो ये है कि ये इनके गले की हड्डी बन गए हुए हैं इमरान खान। किसी सूरत में ये 14 पार्टियां इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर रही। उन्हें पता है कि हम अवाम में जाएंगे तो अवाम में हमारा क्या हाल होगा। दूसरी चीज़ एक ज़हन में रखिएगा, इन्होंने इमरान खान को जिस वक्त महंगाई थी, जिस वक्त ये कहते थे 5 लोग उनके लिए नहीं निकलेंगे, जिस वक्त कहते थे इनकी हुकूमत में कोई ऐसे काम नहीं हुए, तो उस वक्त इमरान खान को हटाया गया था, रजीम चेंज की गई थी, जो कहते हैं या हुकूमत ख़त्म की गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद का क्राउड इनको कंट्रोल में नहीं आया। अवामी रद्द-ए-अमल ये आज के दिन तक कंट्रोल नहीं कर सके। और अगर इनके MNAs को नहल कर देते हैं, अगर इनके इमरान खान को नहल कर देते हैं और उनकी जमात पे पाबंदी लगा देते हैं, तो क्या ये संभाल सकेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है, 1% भी मुमकिन नहीं है। ये ख्वाहिश हो सकती है, ये किसी की जिद हो सकती है, लेकिन आईनी और कानूनी तरीके से यासर ऐसा नहीं हो सकता। ये किसकी जिद हो सकती है? ये जिद एक से ज़्यादा लोगों की है। एक तो जिद उन तमाम सियासी जमातों की है जो पंजाब में शिकस्त खा गई, आगे उन्हें शिकस्त नज़र आ रही, कि उन्हें पता है जो लोग ये कहते हैं 4 साल तक कम से कम नाहल हो जाए। क्यों भाई? सियासी मैदान है, सियासी मैदान में आओ, सियासी मैदान में आके सियासी मुकाबला करो, सियासी मैदान में आके सियासत से उनका मुकाबला करो। आपके साथ लोग हैं, आप वोट ले लो, अगर उनके साथ लोग हैं उनको जीतने दो। इसमें कौन सा मसला है? अब मामला यह है कि एक से ज़्यादा लोगों की ज़िद है कि इमरान खान ना हो। असद उमर साहब का बयान, उससे पहले मुराद सईद साहब का बयान, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान, ये इन सारी चीज़ों के बाद तो क्लियर हो रहा है कि आज से नहीं, बहुत अरसे से इमरान खान को साइड पे करने की कोशिश की गई, नहीं हो सके साइड पे, नहीं तोड़ सके। जिन लोगों ने लालच की वो टूट गए, जिन्होंने लालच नहीं की वो खड़े रहे साथ, और जो खड़े रहे आज सब उनके साथ उनको सलूट कर रहे। तो उसके बावजूद भी इमरान खान नहीं हारा, इमरान खान नहीं टूटा, इमरान खान नहीं गिरा। तो अब आप समझते हैं ये नहीं होगा। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत मुसद्द का इतलात है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हम इसको आने वाले दिनों में बताते भी रहते हैं, अपने व्लॉग्स में भी हम बताते हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ यासर, ये ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मुझे इस ख्वाहिश पे अमल होता नज़र नहीं आता। 10 मुहर्रम के बाद पिटीशन में जा रहे हैं। रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या दिखाई दे? किसका जी? रेफरेंस का रेफरेंस है, ये रेफरेंस एक कहानी ठंडी हाँ भरी, ये कहानी की आपने बहुत ठंडी आ भरी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेफरेंस जो है ना, उसकी ज़रा कॉपी आप लें। अब आप तोशाखाना रेफरेंस की बात कर रहे हैं ना जी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान की जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तोहाइफ लेने, सस्ते लेने का और बग़ैर किसी इतला के लेने, सारे मामलात में मुस्लिम लीग नून नंबर 1 है, पीपल्स पार्टी उसके बाद है। फिर बहुत से तोहाइफ ऐसे भी हैं जो तोशाखाना में जमा ही नहीं हुए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ये तो सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप एक शख्स की एक तलवार से जिससे इंसाफ करना, उससे आप ये नहीं कह सकते कि एक ही गर्दन काट दें, दूसरे ने जुर्म किया तो उसकी गर्दन ना काटें, ये मुमकिन नहीं है। अब जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने ये अशिया कानून के मुताबिक तोशाखाना से अशिया जो चीज़ कोई भी जो है वो कीमत से महंगी खरीदी जा सकती है, यही है ना जी। तो किसने खरीदी है? आप ये कैसे हो सकता है कि जिसने पहला कत्ल किया आप उसको छोड़ दें और जिसने दूसरा कत्ल की नीयत की आप उसे पकड़ लें? वो कहते हैं कि उसूल ये है कि उसकी जो कीमत का फैसला है वो तोशाखाना करता है, वो ख़रीदार नहीं करता। और इन केसेस के अंदर ख़रीदार ने फैसला किया है कि वो कितने में ख़रीदेगा। और दूसरा, अब एक नया बताया जा रहा है, इंकशाफ बताया जा रहा है कि कुछ तहाइफ ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड ही तोशाखाना में मौजूद नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, किस दौर में, अगर वो इस दौर की बात कर रहे हैं तो सामने लाएंगे ना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर ऐसे रेफरेंस से
लोगों को आप नाअहल करार दे सकते हो और ऐसे रेफरेंस से आप ये समझते हो कि जनाब ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, तो मुमकिन नहीं है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के एक बड़े अदारे इलेक्शन कमीशन पर अवाम के अदम एतमाद जो है उसको बढ़ाने के लिए सारी साजिश हो रही है। यानी बाकायदा एक प्लानिंग हो रही है कि हर चीज़ जो है इलेक्शन कमीशन को भेज दो, हर चीज़ इलेक्शन कमीशन को भेज दो। इससे तो बिल्कुल PTI का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी है, इलेक्शन कमीशन बायस है, इलेक्शन कमीशन हमें हटाना चाहता है। ये तो बड़ा क्लियर हो रहा है यासर। मैं कह रहा हूँ कि अगर सब आज जो चीज़ें सामने लेकर आई है PTI के पार्टी के जो तर्जमान लेकर सामने आए हैं, जो उन्होंने केसेस सामने रखे हैं, उसके बाद जो तफसीलात सामने रखी हैं, बाकी तो चीज़ रह कोई नहीं जाती। अभी तो रेफरेंस पे बुलाएंगे ना, सुनेंगे ना, समात होगी ना, तो उसमें बड़ी चीज़ें आएंगी तो देखते तो जाए। अभी तो मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यही है कि ये सिर्फ एक तमाशा किया जा रहा है बहुत सी चीज़ों से नजरें हटाने के लिए। आइंदा चंद माह में इलेक्शन कमीशन में तब्दीली देख रहे हो? मैं आइंदा चंद माह में इलेक्शन देख रहा हूँ। मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। इलेक्शन से पहले कोई तब्दीली देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन में? जो हरकत हो रही है इससे तब्दीली हो जाएगी। जो कुछ हो रहा है PTI का मौक़िफ़ तो यही है ना कि पहले उधर भी तब्दीली हो तब इलेक्शन में जाया जाए। मैं कह रहा हूँ को हम कैसे मानें? दो चीज़ें बड़े ज़हन में रखिएगा, बहुत कुछ बहुत जल्द तब्दील होने वाला है, बहुत कुछ बहुत जल्द तब्दील होने वाला है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ सतह पे, हर सतह पे बहुत कुछ बहुत जल्द तब्दील होने वाला है। आप क्या समझते हैं बाबूजी की जो मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें ये कुछ चेहरे बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं? बाबूजी तो बड़े शाश पे शाश हैं, उनकी तो तारीफ़ें हो रही हैं कि आपके आने की वजह से पाकिस्तान में मईशत को इस्तेहकाम मिला है। किन के आने की वजह से? बाबूजी से लोग जाके यही उनके साथ खुशी शेयर कर रहे हैं नहीं, कि आप आए हैं। तो एक मिनट, शेयर कौन कर रहा है? शेयर कौन कर रहा है? नाम तो लेना। कौन? हमारी ही बरादरी के कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर जाके बाबूजी को ज़रा खुशफहमी में मुब्तला कर। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ी अच्छी बात की है यासर। सहाफ़ी पार्टी नहीं होता, सहाफ़ी सियासी जमातों का तर्जमान नहीं होता, सहाफ़ी सियासी जमातों का नौकर नहीं होता। सहाफ़ी सिर्फ वो बात करता है जो हक और सच की हो। सहाफ़ी माजरत से मरासी भी नहीं होता कि जो जाके के बल्ले बल्ले बल्ले। देखिए मैं बड़ी जिंदा मिसाल देता हूं। मैं बड़ी मिसाल, सलमान गनी साहब बेहतरीन एक जर्नलिस्ट हैं, उस्ताद हैं, नंबर 1 आदमी है। उनको लेटर जारी हो गया ईवान इकबाल का, उसमें बेइंतहा मराद थी और उन पे कोई ये भी नहीं कह सकता था कि वो बेईमान है। उन्होंने क्या किया? माजरत करके वापस कर दिया। उन्होंने कहा मेरी सहाफ़त पे ये नहीं, मेरी सहाफ़त के लिए, आज़ाद सहाफ़त के लिए और मेरे गैर जानबदाराना तजज़िया होती है उसके लिए ये ठीक नहीं है। मुझ पे एक दाग लगेगा, धब्बा लगेगा कि मैं फ़लाँ क्या हूँ और मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा बहुत मेहरबानी आपने शफ़क़त किया, वापस रख ले। उन्होंने वापस कर दिया। ये होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं कहता हूँ आप बैठे, हम बैठे हैं, किस सियासी जमात से के लीडरों से गहरा तल्लक नहीं है, लेकिन हम लोग मरासी नहीं बनते। जो लोग जाके देखें, सहाफ़ियों का काम माजरत से मेरे लिए सारे बड़े मोहतरम हैं, उनका काम होता है जाएं जाके बिल्कुल इंटरव्यू करें, बिल्कुल ख़बर अंदर की निकाल लें, लेकिन ये ना करें बल्ले बल्ले शाबाश जींदे रहो बस दे रहो, ये नहीं होता काम। जैसा माजरत से जो कह रहे हैं, चले मुझे बता दें, आज आपको पता है, आपको तो पता ही होगा, आज यूटिलिटी स्टोर पर दालें कितनी महंगी हुई हैं? 40% महंगी हो गई है। तो क्या खुशहाली आई है इस पाकिस्तान में? बता देना मुझे। 178 रुपये का डॉलर आज भी 225 रुपये पे, क्या खुशहाली आई है? बिजली जो है इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी जो है वो मरने वाला हो गया, क्या खुशहाली आई है? आज भी इस मौसम में भी बारिश भी हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है, क्या खुशहाली आई है? दरिया आपके डैम ना बनाने से तबाही बर्बादी हो गई है, क्या खुशहाली आई है? कच्चे का इलाका आज सारा बिल्कुल सैलाब के अंदर आ गया, क्या खुशहाली आई है? मुझे बता देना। 135 रुपये प्याज हो गया, क्या खुशहाली आई है? एक मुझे खुशहाली की बात बता दें। कोई खुशहाली नहीं आई। हाँ, खुशहाली आई है उन लोगों पे जो इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। खुशहाली आई उन लोगों पे जिन्होंने डॉलर स्मगल किए। खुशहाली आई उन लोगों पे जिन्होंने ज़हीरा अंदोज़ी की। खुशहाली आई उन लोगों पे जिनके पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए का टिकट है किसी जगह जाके खुशामद करने के लिए। आपके मेरे पास जो है ना, जो आम आदमी, उसके पास खुशहाली इसलिए नहीं आई कि आप इबादत समझ के सहाफ़त करते हैं।
तो सहाफ़त को इबादत समझ के करें, सियासी जमातों के आलाकार बन के ना करें। यार सर ये मेरी उन तमाम दोस्तों से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसा करना चाहिए। मैं बड़े बड़े सहाफ़ी देखता हूँ जो नडर हैं, खड़े होते हैं, गोली भी खाई है उन्होंने और हक और सच की बात की है, तो ऐसे चाहिए। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। अब जाके मियाँ साहब को कहना आपके आने से सब, तो मियाँ साहब क्यों नहीं आ जाते? ये क्यों नहीं कहते मियाँ साहब तुसी आई हो, सारे काम ही सिद्धे हो जाए? वो तो उन्हें भी पता है ना, मियाँ साहब गए तो फिर अपनी खुशहाली भी बंद हो सकती है। हाँ, तो फिर मुझे बताया ना, मियाँ साहब के आने से खुशहाली आ गई अगर बरतानिया में बैठ के, तो पाकिस्तान में आके खुशहाली मजीद आ जाएगी। यार भेजे जो ये बात कर रहे हैं उन्हें भी तो कुछ ना कुछ खुशहाल समत दिखाई दे रही होगी ना। तो बस इसी तरह है ना, फिर क्या करें, फिर इसी तरह है ना। जब तक आप जिनको आप किसी को आप 10% कहते थे, किसी को आप चोर कहते थे, किसी को आप गद्दार कहते थे, वक्त के साथ साथ पता नहीं मेरी समझ से बाहर है। चलें छोड़ें जी सर, आप साहब अच्छा चलें आगे खबर की तरफ चलते हैं जी। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि मखलूत हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों में दरार पड़ना शुरू हो चुकी है? क्या उनके नज़रियात में इख्तलाफ पैदा हो चुका है? MKM जो है वो उसने बहुत वावेला किया है, उसने कहा है कि हमारे साथ जो आपने एग्रीमेंट किया था ना तो उस एग्रीमेंट की तकमील हो पाई है, उल्टा आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई खुल के सामने आने वाला? ख्याल ज़रा अगर आप प्रोड्यूसर साहब दिखा दें उत्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा है, तो मेरा ख्याल हमें ज़रा ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। मुलाहिज़ा करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, आसिफ साहब के कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे ये एग्रीमेंट किए, उनकी गारंटीज के साथ किए, जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह से कागज पे लिखा गया था उस तरह से नहीं हो रहा। जिस तरह से वादे हुए थे अमल नहीं किया गया, तो राब्ता कमेटी फैसला करेगी। जी राना साहब, वो तो कहते हैं जो लिखा गया था, जिस तरीके से लिखा गया था उस पर तो अमल दरामद नहीं। पता नहीं एक दो नाम और नहीं लिए उन्होंने कि किन के कहने पे लिखा गया था, ये नाम नहीं लिए। ये तो गवाह थे ना जिनके साइन सामने। तो अचानक ये इतने बोले तो नहीं है ना ये वसीम अख्तर साहब। MKM के लोग इतने सादा तो नहीं है, और बिल्कुल भी सादा नहीं है। बल्कि आज एक और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, याद है, जिसमें कोई बात हुई माइनस वाली, तो उन्होंने कहा जी हमें क्या पता, जो करते हैं उनसे पूछें। ये कहा तो ये इन्हें पता है, जो करते हैं उनसे पूछें। ये नहीं पता कि इन्हें किनके पे कहने पे मुआहदा किया। अगर ये पाकिस्तान की सियासत के 4 बड़े नाम, यासर, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और ये खुद आप जो हैं, अगर ये मैं कहना चले 4 को छोड़े 3 जो हैं, उन तीनों ने इनसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। MKM से जो एक जमात है ना जिनके वोट लिए हैं, तो क्या वो कौम से किया हुआ वादा पूरा कर सकते हैं? यासर साहब, मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि इक़्तिदार की दीवार की ईंटें जो है ना वो गिरनी शुरू हो गई हैं। अब चंद दिन बाद आपको मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप TV पे देखेंगे, वो होगी अख्तर मेंगल साहब की। मैं आपको ये बिल्कुल बड़ी खबर दे रहा हूँ, वो अख्तर मेंगल साहब की होगी। अख्तर मेंगल साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार बैठे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा अख्तर मेंगल साहब बहुत से इनकी मीटिंग्स में खुद शामिल नहीं हो रहे, वो नाराज़ हैं। उनसे भी जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए, वो सारे अभी तक खामोश हैं किसी वजह से, किसी तरफ से। लेकिन आज MKM निकल आई है। अगर MKM के काम पूरे हो जाते हैं वादे, तो फिर बहुत से लोग फारिग हो जाते हैं। फिर पीपल्स पार्टी फारिग है कराची से, फिर मुस्लिम लीग नून जो है किसी और तरफ से फारिग है, मौलाना फजल रहमान फारिग हैं। तो अगर नहीं पूरे होते तो फिर ये फारिग हैं। इसी तरह अख्तर मेंगल जो है उनके साथ भी यही है। इसी तरह मैं आपको बता दूँ, ये 2 से 3 दिन में आपको बहुत शोर चाहती हुई ANP भी अपने नए मुतालबात लेकर आती नजर आएगी। नहीं, मुतालबात किस किस्म के हो सकते हैं? MKM तो चले, वो एग्रीमेंट जो था वो मंजर आम पे भी लेके आए। ANP के साथ एग्रीमेंट जो हुआ है वो किस निकात की बुनियाद पे हुआ है, वो तो किसी को मालूम नहीं। गवर्नरशिप किसके हो जानी थी? KPK में हिस्सा देना था ना गवर्नरशिप में, जी मिला उन्हें। तो गवर्नर तो अभी MKM को वो उधर भी नहीं ना मिला। गवर्नर तो 3 गवर्नर, वो तो रो पड़े ना, ये भी सीखेंगे। उसके बाद जो उनके साथ एक नशिस्त पे हुआ था और आगे मजीद जो होने जा रहा है आप देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम फे की तमाम डिमांड्स पूरी हैं। भाईजान, उनको तो वो सारा कुछ मिल गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब एक चीज़ उनको नहीं अभी तक मिली, वो बलूचिस्तान में अपना एक बड़ा हिस्सा चाहते हैं, लेकिन जो उनको मिल गया है ना वो तो इन दोनों में से किसी को नहीं मिला। जो उनको मिल गया दोनों में से मिला। दूसरी बात है, वो अब मौलाना साहब उस पोजीशन पे बैठे हैं कि वो कहते हैं छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां, अगर यहां पे रहूं तो जो है बस ठीक है। मौलाना साहब को एक हेड बना दिया, मौलाना साहब बैठे हैं। मौलाना साहब अब आने वाले वक्त की कर रहे हैं। ये बेचारे कहते हैं जितना देर वक्त है हमें तो कुछ दें,
इनका वोटर भी इनसे पूछता है। बिजली का उन्होंने क्या कहा, बिजली पे वो चीख रहे हैं एमकेएम वाले, अपने बाकी वादों पे वो चीख रहे हैं। लोग उनसे पूछते हैं वैसे हुआ ठीक है, माजरत से हुआ ठीक है। जो सियासी जमातें रोज बरोज चेंज करें ना ऐसे, तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, हुआ ठीक है। वो तो कहते हैं हमने अपने कारकुनान के कहने पे ये सारा कुछ किया, हम अपने कारकुनान के बगैर चलते ही नहीं। तो अब ये जो चीज़ें महंगी हुई हैं, ये जो बिजली की लोड शेडिंग इंतहा दर्जे में पहुंच गई है, अब जो घरों के अंदर पानी जा रहा है, बारिश हो तो लोग रहमत की दुआ मांगते हैं ना, रहमत है, कराची वाले कहते हैं जहमत होगी शुरू। सारा कुछ आपके सामने है, तो क्यों फिर अब इनके कारकुन नहीं पूछते? ये बताएं कि ये किन के कारकुन है जिनके कहने पे ये फैसले करते हैं? असल बात ये है। चले, आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की दीवार के अंदर से ईंटें गिरना शुरू हो गई हैं? आने वाले दिनों में ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये शायद इसलिए भी ऐसा सारा कुछ ऐसा काम शुरू हो गया है कि जो इक़्तिदार में बैठे हैं ये शायद किसी की बात नहीं मान रहे और जल्द इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तो फिर उन्हें ऐसा तासर मिलना ज़रूरी था उन्हें कि फिर आपके लोग जा रहे हैं, तो जब आपके लोग जा रहे हैं तो फिर आप इलेक्शन, आप हुकूमत में, यानी आपको लगता है ये एक इशारा दिया गया है मौजूदा हुकूमत को? कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सही, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक लिया जा सकता है ना। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हुकूमत के इक़्तिदार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने, हमने तो नहीं कहा, ये वसीम अख्तर ने कहा है कि फिर हम आज़ाद होंगे। आज़ाद होकर किधर जाएंगे? यहाँ पीटीआई की तरफ आएंगे या हुकूमत छोड़ के बाहर हो जाएंगे? अगर वो बाहर हो जाते हैं, 2 वोटों की बात है, और सदर साहब कहते हैं कि जनाब इत्तेमाद का वोट ले, नहीं इत्तेमाद का वोट लेंगे, फिर किधर जाएंगे बताए ना मुझे? क्या हुकूमत कायम रह सकेगी? आईनी कानूनी तौर पर आप देख लेना, ये जो चीखें बजनी है ना, मैं आपको एक और बता दूं, ये जो अब इमरान खान के साथ साथ चीखें बज रही हैं कि जनाब सदर आरिफ अलवी जो है इनको भी खत्म किया जाए। सुने ना आपने मौलाना साहब का? बाकी लोगों क्यों कह रहे हैं? वो उन्हें पता, वो कहते हैं कि सदर, एक तो मौलाना साहब को ये आशा है वो सदर आएंगे, हालांकि सदर का उन्होंने हामी भरी हुई है जरदारी साहब के साथ, ये भी फिर मौलाना साहब इनसे अलहदा होंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक बड़ी तब्दीली आपको दिखाई दे रही है, और ये बड़ी तब्दीली जो है ये 1 से 2 माह के अंदर वकूफ़ पज़ीर हो जाएगी। नाज़रीन, सियासी मंजरमा में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे बता ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हिकमत अमली है वो किस हद तक कामयाब होगी? वफाकी हुकूमत ने FIA में जो तलबियाँ शुरू की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्या मिन्नोअन उस पर अमल करते हुए तलबियों में उनके रहनुमा पेश होंगे या फिर अदालतों का रास्ता इख्तियार किया जाएगा? आने वाले दिनों के अंदर अगर गिरफ्तारियों का अमल शुरू होता है तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा क्या होगा और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से की जाएगी? 13 अगस्त का जो जलसा है वो किस हद तक फैसला कुन जलसा होगा, और इंतखाबात के लिए जो ऐलान किया जा रहा है कि ऐलान भी उसी जलसे की बुनियाद पर किया जाएगा, इस पर वफाकी हुकूमत किस हद तक आमादा दिखाई देगी? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब ने। अमजद साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। नियाजी साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि PTI के रहनुमाओं की तलबियाँ शुरू हो चुकी हैं, जिस पर फवाद हुसैन चौधरी साहब ने भी कहा है कि FIA किस जुमरे में, किस हैसियत में इनको तलब कर सकता है। आप क्या समझते हैं कि इन तलबियों के लिए आपकी जमात के वो रहनुमा जिन्हें तलब किया गया है वो FIA में पेश होंगे या फिर अदालतों का रास्ता इख्तियार करेंगे? यासिर, इनकी तलबियां करते करते ऐसा ना हो कि खुदा इनको तलब कर ले, और अवाम ने इनको तो तलब कर रखा है। खुदा से मुराद अल्लाह ताला ने जो कहते हैं ना, थोड़े में अगर ज्यादा पड़ जाए ना तो वो फिर आपे से बाहर हो जाता है। तो इनकी जो 22 किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट है ना, ये उछल उछल के बाहर आ रही है, और वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, इम्पोर्टेड है, और इसीलिए वो उछल उछल के बाहर आ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि या इन्होंने आंखें बंद कर रखी है, अवाम का मूड नहीं देख रहे, या अवाम की नब्ज नहीं देख रहे। ये समझते हैं कि शायद हम तलबियां करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और लोगों को डिमोरलाइज कर सकते हैं, लेकिन हर इनके कदम से हमारे जो हौसले वो बुलंद हो रहे हैं और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये अपनी सियासी मौत
हर एक अपने ताबूत में कई कील हर रोज ठोक रहे हैं। तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, बिगड़ नहीं कर रहा है, क्योंकि अमजद खान साहब आप कह रहे हैं आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा। सवाल बड़ा सादा है, FIA में पेश होंगे या अदालतों का रुख करेंगे? मेरा ख्याल है दोनों जगहों पे जाना हमें तो नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी तलबियां कोई मायने नहीं रखते और इन्होंने जो ममनुआ इन्होंने फंडिंग के लिहाज से बुलाया है हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज सामने आज जो पाकिस्तानी है उनको गैर मुल्की बना दिया गया और इनके अपने बेटे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो किस हैसियत से बैठे हैं, तो समझ से बालातर चीजें हैं। लेकिन जो मैंने अपना जाती ख्याल है कि हमें फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके या हाई कोर्ट के अंदर जाके इनकी बदमाशियों को खत्म कराना चाहिए। और अगर खान साहब को ये नाहिल करार दे देते हैं उससे पहले जो तैयारी है, या गिरफ्तार कर लेते हैं, तो भाईजान हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है और पाकिस्तान की अवाम जिस सतह पे चली गई है, ये इनकी खाम ख्याली है कि हम ये डरावे धमकावे या नाहलियां, जो ये आपको याद हो अयूब खान के दौर में भी नाहलियां हुई थी और फिर क्या हुआ, फिर तो ये खलफशार इंतशार बढ़ता जाएगा, सियासी अनरेस्ट बढ़ता जाएगा और इससे क्या होगा, मुल्क की इकोनॉमी और नीचे आएगी, पहले ही नीचे जा रही है। तो इससे ये क्या मैसेज देना चाहते हैं और खुद अपने आप को जो NRO दिलवा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान को क्या बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं या कुछ और बना, जहाँ पे मतलब रियासत रिट ऑफ द स्टेट जो है ये कमजोर कर रहे हैं इन इक़दामात से। नियाज़ी साहब आप क्या समझते हैं कि PTI का 13 अगस्त को जो जलसा होगा उसमें फैसला कुन मोड़ के हवाले से बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि वो फैसला कुन जलसा होगा जिससे आइंदा की सियासत की समत का तयन किया जा सकता है, तो कोई बड़ा फैसला जिसका इम्कान हो उस जलसे में और आपको ये लगता हो कि ये वफाकी हुकूमत उसको देखते हुए नए इंतखाबात की तरफ जाने के लिए माइल हो जाएगी? यासिर, हमेशा इन लोगों ने इमरान खान को अंडरमाइन तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये गलतफहमी का शिकार है और खान साहब के पास जो तुर्क में बड़े तीर हैं और इसीलिए उन्होंने एक वाज़ेह इनकी अमली बना ली है और ये पहले भी घुटनों तक आ चुके हैं, मजीद ये घुटनों से भी नीचे चले जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि खुलफशार या इंतशार ना बढ़े, बल्कि एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो इलेक्शन की तरफ, जिसमें पाकिस्तानी अवाम जिनको मुंतखब करना चाहती है वेल एंड गुड, लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप कह रहे हैं खान साहब के पास तरह के पत्ते और भी हैं, तो क्या खान साहब 13 अगस्त के जलसे में कोई नया पत्ता शो करेंगे, कोई ऐसी चीज शो करेंगे कि जिसके बाद बहुत से लोग मुख्तात हो जाएं? बिल्कुल, खान साहब के पास बहुत सारे पत्ते हैं। अभी तो इन्होंने एक ही सफ़ा पढ़ा है और उस सफ़े के नतीजे में ये मैंने पहले कहा कि ये गिर चुके हैं और अगर खान साहब ने दूसरा पत्ता दिखाया तो इनकी हालत पहली पतली है, मजीद पतली हो जाएगी। नियाज़ी साहब, अगर वफाकी हुकूमत कोई गिरफ्तारियों के लिए इकदामात शुरू करती है तो क्या PTI पंजाब में भी वैसा कोई इकदाम करेगी? आपको याद होगा कि 25 का जो हमारा लॉन्ग मार्च था तो उसमें इन्होंने कितनी जुल्म, तशद्दुद, ज्यादतियां, शेलिंग करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम को नहीं रोक सके, तो अब क्या रोक सकते हैं? अब तो इनके पास, मैंने पहले कहा कि राना साहब की मूंछों के अलावा क्या बचा है इनके पास। लेकिन राना साहब की मूंछें बड़ी ज़ालिम है, वो कहते हैं वो हकीम है और वो कहते हैं कि मुझे इलाज करना था आपका। हमारे अजीम साहब, पहली बात है मैंने पहले कहा कुछ लोगों का पीर जो होता है ना वो डंडा होता है, तो हम उसके इस्तेमाल से अभी तक इज्तनाब कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि मूंछों के अलावा बच्चा तो कुछ भी नहीं है अब इनके पास। नियाज़ी साहब नाम तो पूरा लिया करें ना, एक राना साहब मोहतरम है हमारे लिए, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, आप अकेला राना साहब कह देते हैं। अच्छा, जिसको नहीं भी पता ना यासिर ने बताना यासिर के अंदर का इंसान जाग जाता है ना लीग का। अच्छा नियाज़ साहब,
13 को क्या 13 के बाद भी कोई तारीख देंगे? वो अब तो लोग कह रहे हैं कि खान साहब तारीख पे तारीख देते जाते हैं, हर जलसे के बाद कहते हैं ये फाइनल होगा। क्या कि 13 के बाद भी कोई फाइनल जलसा होगा या 13 ही फाइनल जलसा होगा? राना साहब, उसमें हम कौम के सामने एक मुकम्मल लायामल रखेंगे और उसकी तरतीब के साथ आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि कल वक्त बहुत सारी चीजें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन अभी डिस्क्लोज इसीलिए नहीं कर सकते कि खान साहब ही उनका बेहतर अंदाज में जो है वो कौम के सामने जब एजेंडा रखेंगे तो उसके असरात एक अपने हैं। और इंशाअल्लाह ताला कौम पहले भी तब्दील हो चुकी है, यकजा हो चुकी है, और मैं समझता हूँ जो कायद आज़म का पाकिस्तान, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, वो उस तरफ जो आज हम कह सकते हैं कि सिंध से लेके बलूचिस्तान तक और खैबर से लेके कराची तक जो है वो आज ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे जो है वो पाकिस्तानी कौम आ चुकी है। हम उस तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं, वापस आने के लिए नहीं। आज बहुत सारे सवालात, कोई भी छोटी सी बात हो तो हजार सवालात खड़े कर देती है कौम। तो ये खुद इनको समझना चाहिए कि कितनी देर तक अपने आप को बचा सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि खामोश इनकलाब से चीजें बेहतर हो जाएं। ऐसा ना हो कि हम जो बार बार खान साहब कहते हैं ना, श्रीलंका वाला माहौल ना हो, क्योंकि इससे ऐसा ना हो कि लोग इनको उठा के बाहर फेंक दें। तो बेहतर है कि एक चीजें स्मूथ ट्रांजैक्शन के जरिए और फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इलेक्शन हो। अमजद साहब, जैसा कि खान साहब की राय ये थी कि ज़िमनी इंतखाब से पहले वफाकी हुकूमत जो थी वो इस बात पे आमादगी का इजहार कर चुकी थी कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन नताइज देखते हुए वो घबरा गई और वो बैकफुट पे चली गई। तो क्या तब किसी ने कोई इशारा दिलवाया था, कोई बीच बचाव करवाया था, कोई मुलाकात करवाई थी कि वहाँ से गारंटी मिली हो और फिर गारंटी तब्दील हो गई? हमें इनके अंदर की बातें मालूम थी, बाकी हम बैकडोर चैनल से कोई राब्ता नहीं है और ना किसी से करना चाहते हैं। हम तो इसलिए वबांग दौल कहते हैं कि आए बैठे इलेक्शन के ऊपर कि साफ और शफाफ इलेक्शन कैसे हो, किस तरीके के साथ हो, ताकि कौम के अंदर जो हैजानी कैफियत है उसका खात्मा एक ही सूरत में हो सकता है कि इलेक्शन डेट पूरे पाकिस्तान के अंदर अनाउंस हो और खाली इलेक्शन ना हो, साफ और शफाफ इलेक्शन हमारी डिमांड है। वो इलेक्शन जिसपे पूरी कौम एतमाद कर सके। उससे पहले इलेक्शन कमीशन की भी तब्दीली चाहते हैं आप? हम मुकम्मल तरीन बहुत सारी चीजों को चेंज चाहते हैं, इसलिए कि कुछ लोग जो है वो मैनिपुलेशन फिर ना कर सकें, ताकि मैंने पहले कहा कि कौम को एक वाकईतन उनकी नुमाइंदा जमात या अफराद जो मुंतखब हो के नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट में जाएं ताकि उनकी बात हो सके। फिर वहां पे जो कुछ देखिए, अगर जब नुमाइंदे जो हकीकी नुमाइंदे हैं वह जब पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो यकीनन एक आपको तब्दीली तो नजर आएगी पाकिस्तान के अंदर। हाँ साहब, एक तो ये बताइएगा राय साहब कि ये जो बातें चल रही हैं, असद उमर साहब वाली गुफ्तगू भी चली कि कुछ लोगों को बुला के कहा गया कि आप -1 का फार्मूला, क्या आप उसमें शामिल थे? आपको भी किसी ने आपके नोटिस में ऐसी बात है? इस बात में कोई हकीकत है? राना साहब, अल्लाह ताला के शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हो सका जो मुझे कह सके कि इमरान खान के अलावा कोई बात करो। तो हमारी जो स्टैंडिंग है, जो कमिटमेंट है अपने लीडर के साथ, आपको पता है राना साहब, मेरी उनके साथ भाईचारा भी है और दोस्ती भी है, और उसको मैं कभी नहीं भी ये बात आपके नोटिस में, ये क्या बात दुरुस्त है -1 वाली? देखिए, आपके भी इल्म है कि काफी अरसे से एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके के साथ इमरान खान को माइनस किया जा सके, लेकिन वो जिनको ये ख्वाहिश थी वो खुशफहमी का शिकार हैं कि -1 से पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान की फेडरेशन का नुकसान होगा, क्योंकि आज जो यूनिटी का सिंबल है वो इमरान खान है, और जो लोग ये सोचते हैं वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी तो रीजनल पार्टियां बन चुकी हैं। और अगर इमरान खान के बारे में ऐसा सोचा गया
तो कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी की बड़ी इतलात आ रही हैं, सुना है कि उनके केस भी ख़त्म हो जाएंगे, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं ये कोई डील है क्या है? देखिए, डील और ढील तो दी गई है ना, जिसके नीति में NRO 2 आया और NRO 2 के नीचे एक प्राइम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसको जो बेल पे है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसकी आधी काबीना को मिनिस्टर बनाया गया, उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की गई। तो डील तो हुई है। और आज पापड़ वाले के अकाउंट्स के जो पैसे निकले थे उनका हिसाब कौन देगा, या रेडी वाले के अकाउंट से जो पैसे निकले थे उनका हिसाब फिर आज वो किधर गए? सरे महल, ईवान फील्ड्स, दुबई टावर्स, पता नहीं क्या क्या निकला था, वो हवा में नजर आ रहे हैं। क्या रियासत अपने आप को कमजोर कर रही है या रियासत अपने आप को मजबूत करना चाहती है? ये फैसला रियासत ने करना है। अच्छा, नियाज़ी साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि खान साहब वाकई 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं मुकम्मल, अगर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं लाया गया तो फिर पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक की जो कोशिश की जा रही है ये इंतहाई नुकसानदेह होगा। जी बिल्कुल, खान साहब वो कहते हैं ना, कल्ला ही काफियां। पूरे पाकिस्तान में एक इमरान खान है जो हर सीट जिस मर्जी बल्कि अपनी छोड़ के भी देख ले वहां पे भी इनको शिकस्त होगी। किसको पैगाम देना चाहते हैं कि PTI इमरान खान है और इमरान खान PTI? पूरे पाकिस्तान जो है वो पैगाम देना चाहता है समझदार लोगों को। पूरा पाकिस्तान समझदार लोगों को पैगाम देना चाहता है कि PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमजद खान नियाज़ी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा सेम। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गिर्द वफाकी हुकूमत घेरा तंग करना चाहती है और नाअहल करवाने की भी कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ MKM पाकिस्तान ने भी वफाकी हुकूमत के आगे और उन गारंटर्स के आगे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि जो इस गारंटी में शामिल थे, उस मुआहदे की गारंटी में कि जिसमें यह बात की गई थी कि MKM पाकिस्तान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को माना जाएगा, उनकी जो डिमांड्स हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा, नशिस्तों में हिस्सा दिया जाएगा, कराची में कोटा सिस्टम को बेहतर किया जाएगा और स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत की जाएगी। वहाँ उन्होंने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारे खिलाफ भी साजिश की जा रही है और हमारे खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। तो वफाकी हुकूमत जो है अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दूर कर पाएगी और PTI के हवाले से जो मैकेनिज़्म है उस पर एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने। कादिर साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कादिर मंदोखेल साहब, कराची की सूरत हाल को अगर ले लें और सिंध की सूरत हाल बिलखुसूस ले लें, तो इस वक्त MKM पाकिस्तान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है ये माजी करीब में भी किया, लेकिन ऐसे तल्ख बयानात दिए जो आज वसीम अख्तर साहब की जानिब से दिए गए हैं। क्या समझते हैं कि ये तल्ख बयानात जो हैं ये रोज़मर्रा की सियासत है या फिर कुछ इशारे? नहीं, ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है कि उनका थोड़ा सा माजी भी यही बताता है कि वो तल्ख बातें करते हैं और फिर जैसे MKM की पोजीशन है वैसे हमारी भी पोजीशन है। हमारे थोड़े से मेंबरान ज़्यादा है, उनकी कम है, बाकी हम तो दोनों इत्यादी है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, इनकी भी वजीर है, हमारे वजीर है, तो वो बातें तो अपनी जगह पे। लेकिन चूंकि बल्दियाती इंतखाबात आ रहा है 28 अगस्त को कराची में, तो उसी हवाले से यकीनन सियासी तौर पर अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि MKM सिर्फ ये सियासी गेम खेल रही है, अपने वोटर्स को मुतमिन करने के लिए कह रही है, बाकी कोई ऐसा मामला नहीं है। एग्जैक्टली यही मेरा मतलब। और माजी में भी उसकी आदत यही रही है। माजी में भी यही थी। मैं बिल्कुल, मेरी बात आप रिपीट कर रहे हो, मैं तो यही तो कह रहा है कि माजी में भी इनके इसी तरह रवैया था और आप भी, चूंकि इलेक्शन आ रहा है और यकीनन जो 3.5 साल उन्होंने PTI के साथ गुजारे वहां से तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है जिसका हम भी हिस्सा है, कोई ये नहीं है कि उन्होंने हमारा साथ एहतियात किए तो हम ही जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार है, MKM भी जिम्मेदार है, नून लीग भी जिम्मेदार है, जमीयत भी जिम्मेदार है। लेकिन चूंकि अभी तो 3.5-4 महीने हो गए तो थोड़ा सा वक्त मेरे ख्याल में MKM को भी देना चाहिए और हम भी दे रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं कादिर साहब, आप कह रहे हैं कि माजी में भी ऐसे रही। आज उन्होंने बयान ये दिया कि माजी में भी हमारे साथ धोखा हुआ और अब भी धोखा हो रहा है।
तो वो कहते हैं मोमिन तो एक सुराख से एक मरतबा डसता है, बार बार तो नहीं डसता है। तो फिर उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा। तो आप क्या उसे आप उन्हें मोमन नहीं कह रहे हैं, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपके मासूमाना सवाल का जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि अगर हर वक्त ही इनके साथ धोखा हो रहा हो तो फिर उनको अपने गिरफ्तार में देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों नहीं। लेकिन माजी में भी अगर आप देख लें कि 1988 में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में थे और आखिरी दिनों में वो चले गए, फिर नून लीग के साथ थे, आखिरी दिनों में चले गए, फिर मुशर्रफ के साथ थे, फिर अभी पीटीआई के साथ थे, और ऐन मुमकिन है कि वो मौजूदा हुकूमत की भी आखिरी 3 महीने या 6 महीने पहले हुकूमत छोड़ जाए कि भाई हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। तो इसी चीज का मादी है कराची वाले, आप लोग परेशान ना हो। तो वो छोड़ने के इशारे फिर कब हो सकते हैं? फर्ज कर लें अगर उन्होंने छोड़ना हो तो अभी छोड़ेंगे या 3 माह बाद छोड़ेंगे? क्योंकि हमें तो यही नहीं पता कि इंतखाबात कब होंगे। नहीं, इंतखाबात तो आपको नवंबर 2023 में होंगे। असम्बली का जो मुद्दत है पूरा हो रहा है 13 अगस्त 2023 को। उसके बाद 3 महीने का निगरान हुकूमत होगा और फिर जो अफरा तफरी अगर पिछले दिनों में चल रही है, अब तो थोड़ा सा इमरान अहमद खान न्याजी साहब थोड़ा सा मेरे ख्याल में सियासी तौर पे वो सही खेल रहे। जो माजी में या पिछले दिनों में जिस तरह वो गाली गलोच और दारू गालियां और ये सब कुछ करे, अब मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत मिलने के बाद वो थोड़ा सा उनका तेवर बदल गए। बाकी एमक्यूएम अभी नहीं छोड़ेगी। 2023 के इलेक्शन से 2-4 महीने पहले हुकूमत छोड़ सकती है। 2-4 महीने पहले उस वक्त तक इसके मुतालबात पूरे हो चुके होंगे। देखिए उनके मुतालबात क्या है, मुझे एक बात बताए, उनके मुतालबात किस चीज के मुतालबात है? ये शहर हम सबका है। मैं भी इसी शहर से, इसी शहर वालों ने मुझे मुंतखब की है। तो पीटीआई वाली की भी मेंबरान है और एमक्यूएम की भी है। तो इसमें तो कोई ये तो नहीं होता है कि अगर कराची शहर वो ये कहते हैं कि आपने जाली डोमिसाइल बनाया। पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदरूने सिंध से लोगों को लाके जाली डोमिसाइल बनाए और उन्हें नौकरियां दी गई। यहाँ के लोग हैं वो जिस भी जबान बोलने से ताल्लुक रखते हैं, उनके डोमिसाइल यहाँ के मौजूद हैं, उनको नौकरियां मिलना चाहिए, पहले उनका हक है। आप एमक्यूएम अपना रिकॉर्ड बताते कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है और कितने लोगों को उन्होंने बहुत ही ज्यादा नौकरी दी है। मैं सॉफ्ट अल्फाज में बात कर रहा हूँ। अब बात यह है कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, डोमिसाइल का कानून क्या कहता है? वो ये कहते हैं कि 6 महीने से ज्यादा आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहो तो आप वहाँ के डोमिसाइल PRC के आप मुस्तहिक हो। तो अगर अंदरूनी सिंध का भी कोई शक्कर का बंदा है, वो कराची नौकरी के लिए, कारोबार के लिए आता है और यहाँ का डोमिसाइल बनाना चाहे, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल करना चाहिए। बलूचिस्तान वालों को भी होना चाहिए, पुख्तनख्वा और पंजाब वालों को भी होना चाहिए। ये तो हमारे आइन का हिस्सा है। और ऐसा तो नहीं है ना कि जो शक्कर वाला है या लड़काना वाला है या जोब वाला है या पेशावर वाला है वो कराची आके सिर्फ मजदूरी करेगा और कोई नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक भी तो कबाली इलाके से, मैं भी तो जोब से आया हूँ, कबाली इलाके से। कराची में ये मेरी तालीम सारी यहीं की है, मेरे बच्चों के पैदाइश सब यहीं की है, मेरा डोमिसाइल यही बन गया है। आज मैं मंदो साहब, अगर ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं इसी तरह हैं तो फिर आसफ अली जरदारी साहब ने क्यों उनके साथ मुआहिदा किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज साहब ने और जरदारी साहब ने क्यों उस पर साइन किए? कौन सा मुआहिदा? वो तो पॉइंट तो बता दे तो फिर मैं उसके जवाब दे देता हूँ। मुआहिदे तो यही है जो कराची की सूरत हाल है, कराची के डेवलपमेंट है और कराची के जो जिस डोमिसाइल की वो निशानदेही कर है उसमें यकीनन मर्दमशुमारी है, उसमें हल्का बंदियों के हवाले से है, मर्दमशुमारी के हवाले से है, कराची में नौकरियों के हवाले से है और जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने हैं उसके हवाले से, ये सारा कुछ तो लिखा हुआ है। देखिए अगर आप नौकरियों की बात करें तो नौकरी तो मेरिट पे होगी और पब्लिक सर्विस कमीशन मौजूद है यहाँ पे, उसके जरिए हो रही है। बाकी अगर आप मर्दमशुमारी है तो भी पीपल्स पार्टी उनके साथ है। और अगर आप हल्का बंदी के हवाले से तो सिंध हुकूमत ने सेलेक्ट कमेटी बनाया और सेलेक्ट कमेटी में पीटीआई की भी मेंबरान मौजूद है, जो भी स्टेक होल्डर है सब मौजूद है। और उसने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी और सिंध हाई कोर्ट में भी बाकायदा मुतफक्का तौर पे ये मुतालबा किया है कि हल्का बंदी ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ ना कि अगर कोर्ट नहीं मानती या इलेक्शन कमीशन नहीं मानती तो उसमें पीपल्स पार्टी के क्या कसूर? हम तो जो मुआहिदा है हम उसके साथ है। अगर कोर्ट या इलेक्शन कमीशन उसको नहीं मानने को तैयार, और अभी भी जो 28 अगस्त के इलेक्शन है इससे पहले एमक्यूएम वाले चाहते हैं कि ये अल्तवा हो जाए तो हम भी साथ है, लेकिन पीटीआई वाले फिर दूसरी तरफ ये कहता है कि इलेक्शन से भाग रहे। तो हमने जो मुआहिदा किया है उस मुआहिदे के तहत तो यकीनन इसका होगा। और बाकी जो भी इनके साथ आप सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की उसकी बात करें
उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं होगा, यकीनन उसके ऊपर भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन सब पे है और इस वक्त आप कोई रद्दबदल कर नहीं सकते हो इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हो चुका है 28 अगस्त था, इससे पहले पिछले महीने तक तो वो बारिशों की वजह से एक्सटेंड हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में न तो आप किसी को नौकरी दे सकते हो, न किसी ऑफिसर की आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो यकीनन 28 अगस्त के बाद इन सब चीजों पर अमल दरामद साहब, ये गवर्नर की तैनाती के लिए कौन से मसाइल आड़े आ रहे हैं? देखिए, ये करना है वजीर आजम ने, तो इस हवाले से तो पीपल्स पार्टी के कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो मैदान खाली छोड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हमारी अक्सरियत है, पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारे वजीर आला है, हमारे मेम्बरान ज्यादा है, हमें गवर्नरी दे दे। तो हमने तो उनके हक में दिए। अब अगर वजीर आजम उसको अपॉइंट करने में ताखीर कर रहे हैं तो इसमें पीपल्स पार्टी के तो कसूर नहीं हुआ ना। आप क्या समझते हैं ताखीर क्यों हो रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुतफका नाम भेजा है नसीर जलील साहबा का, वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब नहीं है तो ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस बताएंगे कि क्या है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को रुकावट नहीं इस हवाले से। पीपल्स पार्टी रुकावट होती तो मुतालबा करती कि हमें दे दो। हमने तो कोई मुतालबा नहीं किया है, ना हमने पंजाब का किया है, ना हमने पुख्तनख्वा का किया है, ना हमने बलूचिस्तान किया है। पीपल्स पार्टी ने किसी का मुतालबा नहीं किया है। और अगर कहीं आपके नॉलेज में कोई बात है तो जरूर आप आवाम को। अच्छा, आसिम अली जरदारी साहब की तबीयत ठीक है, बेहतर है? जी अब बेहतर है। वो कोरोना टेस्ट हुआ था, वो नेगेटिव आ गया, बेहतर है। तो पाकिस्तान कब आ रहे हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जब दुबई जाते तभी परेशानी हो जाती है, जब लाहौर बैठे तभी परेशानी होता है, इस्लामाबाद बैठे तभी परेशानी होती है। तो बताते वो जारी बात है, पार्टी के लीडर है और बीमार। उनके दौरे बगैर मकासद के कहीं के होते नहीं है। पंजाब में भी अगर आए तो हलचल तो जरूर मचती है। इसीलिए पूछा गया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में फिर कोई नई डेवलपमेंट हो सकती है ना? देखिए इस चीज को तो आप दाद देंगे कि एक जरदारी सब पर बारी, बल्कि हम तो कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी। और इस शख्सियत का इतना प्रेशर है, तो फिर क्या खान साहब से भी यारी है मीडिया के ऊपर कि वो जहां जाते हैं जरूर आप कहते हैं कि यार कोई ना कोई तब्दीली है ये। अब अगर वो दुबई में अपनी बेटी के साथ वहां रह रहे हैं, उनकी नवासे के साथ, तो फिर भी आप कहते हैं क्यों बैठे हुए? नहीं उन्हें रहना, देखिए उनका जाती मामला है, वो होना चाहिए। गदर साहब, आपने कहा एक जरदारी सबसे यारी, तो परवेज राय साहब से भी उनकी बड़ी करीबी यारी थी, बहुत करीबी यारी थी। मुझे याद है कि परवेज राय साहब उनकी बड़ी तारीफें करते थे। लेकिन परवेज राय साहब के साथ ये क्या किया उन्होंने? नहीं, परवेज राय ने खुद अपने साथ की है। आपको आसिफ अली जरदारी साहब का बयान याद होगा कि रात 12 बजे तक तो बाकायदा मिठाई खाई है या मिठाई खिलाई गई है, उसने हामी भर दी है। और सुबह जो है ना वो सुबह जो उन्होंने मुकर गए। तो मैं कहता हूँ आप देख रहे दो भाइयों के बीच में भी उनका दरार आ गया। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल अपनी यारी जो है ना निभाई है और मुस्लिम लीग नून को इस बात पे राजी किया है कि वो चीफ मिनिस्टर का आप कैंडिडेट रहे। आपकी मीडिया ने सब ने इसको कवर भी किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जरदारी साहब ने अपनी यारी तो निभाई है। अब उसने बेहतर समझा। परवेज राय साहब ने भी तो पूरी जिंदगी अपनी दोस्ती को निभाया है ना, बड़ा अच्छी तरीके से निभाया। तो जरदारी साहब को इस पे खामोश नहीं हो जाना चाहिए था, जहां पे इतना तल्लक हो। तो खामोश है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने तो कुछ नहीं कहा। हम तो ये कहा कि ठीक है, हमारे साथ एक कमिटमेंट थी, नहीं पूरा की है। आप वाली बात, जहां उन्हें भी हमारे साथ बड़ी हमदर्दियां की, हमारा साथ ही है, तो यकीनन हम खामोश है। ठीक है, जो उसका फैसला है, लेकिन उसके बड़े भाई का फैसला तो फिर हमारे साथ है, मौजूदा हुकूमत के साथ है। और पार्टी के बीच में दरारें आ गई है, तो इसमें हमारा तो कोई खुद हुए ना। और फिर पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि आपने पैसा बांटा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, दो भाई है, एक आपकी तरफ आ गए, एक हमारी तरफ आ गए। तो अगर हमने पैसा दिया तो फिर आपने भी पैसा दिया होगा। और फिर ये दोनों खानदान वो है जिनको पैसे की जरूरत नहीं है। एक मुअज़्ज़ज़ खानदान है और पैसे से भी मालामाल है, हुक्मरानी भी देखी है, वज़ीर आज़म के ओहदे पे रह चुके हैं दोनों, एक वज़ीर आज़म एक डिप्टी वज़ीर आज़म। तो मैं समझ रहा हूँ कि इनको कौन खरीद सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पीटीआई, अगर हम चौधरी इजाज साहब के साथ बात करें तो बोलते हैं आपने पैसे ले गए। और खुद परवेज इलाही साहब को अगर काबू किया है तो बगैर पैसों का, यकीनन बगैर पैसों का उन्होंने फैसला किया। क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब की नाहली, जिसपे सबसे ज्यादा शोर मच रहा है और आपके लोग भी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को नाहल करार दे दिया जाएगा? देखिए, मैं तो पार्टी को शुरू में कहा कि आप मुझे इजाजत दें, मैं उसको 3 महीने के अंदर नाहल करार दूंगा, मगर मेरे पार्टी ने मुझे इजाजत नहीं दिया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह अकाउंट ये सारी चीजें आ रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो बच जाएगा। और एक बात और बता दूं आपको कि ये जो अभी आपके सामने मालूमात, ये मकसूद चपड़ासी खेल रहा था, आज तो उनके अपने 4 चपरासी निकल आए। तो सवाल ये है कि मकसूद चपड़ासी को तो नून लीग के साथ वो
रिश्ता बता नहीं सका, मगर यहाँ तो उनके ऑफिस में चाय वाले और जो नीचे मुलाजमीन है जिसकी 25-35 हजार तनख्वाह है, उनकी अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल आए। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो एक फर्द वाहिद की मालूमात थी, यानी अकबर इस बाबर साहब की बात कर रहा हूँ। अब तो चूंकि अदारे उसमें मलूस हो गए, अदारे इंक्वायरी कर रहे हैं, तो यकीनन आपको पता है दायराकार इदारों ने तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया है, तो अब मजीद तहकीकात के नतीजे मालूमात मौसूल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदुखेल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलास शार का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने